बंदर तो लोगों को भी काट रहे हैं। पहाड़ों में इतने ज्यादा बंदर हो गए क्योंकि प्लेन्सी से जितने बंदर हैं पकड़ के वहां छोड़ दिया उनको, वो अब इंसानों को भी काट रहे हैं। परसों ही जीजीआईसी की 3 बालिकाएं काट रखी हैं, उनको हॉस्पिटल लाए वहां से पकड़ के। वो भी एक का तो पाँव ही टूट गया, एक लड़की का। ये हैं कमल किशोर उप्रेती, पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट कस्बे के चौड़ियार गांव के रहने वाले हैं और पहाड़ के नए हालचाल लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, बात पहाड़ की कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, बात पहाड़ की कार्यक्रम में हम पहाड़ के अलग अलग इलाकों के लोगों से बात कर पहाड़ के नए हालचाल आपको बताते रहते हैं। तो आज कमल किशोर जी से जो पूरी गंगोली पट्टी है, जो बेल पट्टी है, 2-4-3-4 पट्टियां उस इलाके में कही जाती हैं, उन सब के हालचाल जानेंगे। कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता भास्कर जी। कमल किशोर जी, आप पहाड़ से अभी आए हैं हल्द्वानी, आप किसी काम से आए थे। आपका छोटा सा एक बिजनेस है गंगोलीहाट में। बहुत सारी बेल पट्टी समेत बहुत सारी पट्टियों के लोग आपके उस छोटे से बाजार में आते हैं जो कि नगर पालिका गंगोलीहाट कही जाती है। तो कितना बदला हुआ देख रहे हैं आप पहाड़ को, इन छोटे कस्बों को। इन पर चाहती हूँ मैं कि विस्तार से आप बात रखें। सबसे पहले तो कि जंगली सुअर का जो बड़ा आतंक पहाड़ में दिखता था, क्या वो कुछ कम हुआ है या कुछ उसमें बदलाव आया है? क्या लगता है कि लोग किससे आज ज्यादा परेशान है पहाड़ में? जंगली सुअर से तो लोग परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं भी हालात मतलब ठीक नहीं है। रात फसल तो सारी चौपट हो चुकी है, फसल कहीं हो नहीं रही है। बंदरों से और सुअरों से काफी परेशान है लोग। अभी जो फसल है जिसे आप काट रहे हैं, असौज का महीना चल रहा है, मडुआ मदिरा ये सब चल रहा है अभी, तो क्या वो फसल बची थी या उसे भी जंगली सुअर? मडुआ कुछ नहीं बचा है इस बार, भट भी नहीं, मक्का तो होता है नहीं, फसल पे नालू कोई बोते हैं नहीं, सब पहाड़ों की सारी फसल चौपट हो जंगली। तो क्या इस बार भी पूरा मडुआ मदिरा हाँ, सब खा दिया, भट भी खा दिए? इस बार तो ज्यादा ही नुकसान हुआ है। ओहो। और बंदरों से काफी नुकसान है। बंदर क्या मतलब पूरा खेत में आते हैं अपनी, या बंदर तो आप लोगों को भी काट रहे हैं। पहाड़ों में इतने ज्यादा बंदर हो गए क्योंकि प्लेन्सी से जितने बंदर हैं पकड़ के वहां छोड़ दिया उनको, वो अब इंसानों को भी काट रहे हैं। परसों ही जीजीआईसी की 3 बालिकाएं काट रखी हैं, उनको हॉस्पिटल लाए वहां से पकड़ के। वो भी एक का तो पाँव ही टूट गया, एक लड़की का। अच्छा, तो आपका कहना है कि ये बंदर जो है वो प्लेन से लाए जा रहे हैं? हाँ, प्लेन से लाके तो ऐसा क्या कोई सबूत है आपके पास, कहीं देखा या हाँ देखा, बातें हैं? नहीं देखा, गाड़ी में पकड़ के छोड़ के जाते हैं हमारे आसपास, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, कहीं भी पकड़ के वो पहाड़ों में छोड़ दे रहे हैं उनको। तो आज से 5-10 साल पहले की बात करें तो ये बंदर नहीं थे, इतना नहीं हुआ करते इतना बिल्कुल नहीं हुआ करते थे। हमारे गांव में तो थे ही नहीं। वहाँ थोड़ा मंदिर के पास होते थे, चामुंडा मंदिर और महाकाली मंदिर, और कहीं नहीं थे। अब तो मार्केट में भी मतलब दुकानों के अंदर से ही सामान ले जा रहे हो। अच्छा। बंदर बहुत कम, मतलब बंदरों से और सुअर से सब परेशान। तो सुअरों पे क्या कहना है आपका कि कहाँ से एकाएक ये? पहले से तो आपके इलाके में बहुत ज्यादा मक्का हुआ करती थी, पिनालू होते थे। थोड़ा सा बताएं कि कितनी कितनी फसलें हुआ करती थी और कितना एक तरह से समृद्ध था गांव। पहले तो काफी मक्का होता था, मक्का, मड़ुआ, भट। अब कहीं नहीं, अब मक्का होता है नहीं। हमारे गांव में तो कोई बोते हैं नहीं। हनेरे में थोड़ा बहुत हमारे से लगा हुआ वार्ड है हमारा एक ही, उसमें हनेरे में तो बोते हैं। वहाँ सुअर नहीं आता क्योंकि वो थोड़ा मार्केट से लगा हुआ है और हमारा जंगल से नजदीक है, तो हम लोगों की सारी फसल चौपट हो चुकी है। तो मक्का मतलब खाने के लिए जो भुट्टे होते हैं उसके लिए भी आपको शायद हल्द्वानी मंडी का इंतजार? हाँ, वही मंडी का या आस पड़ोस के गांव में कहीं किसी ने बोया तो वो लोग दे देते हैं खाने को। और पिनालू गडेरी ये पिनालू गडेरी सब साफ, उनका तो बीज भी नहीं रहा। एक भांग की खेती है बस। अच्छा, तो भांग पर भी पिछले दिनों तो कुछ प्रशासन का डंडा चला था कि नहीं बोया जाएगा? इस बार भी डंडा चला था। अब आसपास तो आए थोड़ा बहुत जी। कहीं बच गया तो थोड़ा भांग, उसको कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं करता है और उसको सरकार बोने नहीं देती है। तो आलू मूली के ठेचुए में भांग डाल के खाओ। सर्दियों भर वही सब्जी चलती थी। हाँ। अब सरकार भांग नहीं बोने दे रही है। भांग को सुअर भी नुकसान नहीं करता था, तो वो भी चारा जो है छिन जाएगा। तो भांग को बैन करने के पीछे क्या वजह है आपको लगती है? तस्करी ज्यादा होने लगी थी ना, चरस ज्यादा हो गया था वो। तो इतना नुकसान हो रहा है और आप लोग एक तरह से जब सीजन होता है बोने का, बुआई के सीजन में आप लोग 3-3, 4-4 हजार रुपये हलिया को देकर पूरा बुआई करते हैं, तो वो सिनारियो कुछ चेंज हुआ है? तो लोग क्यों बो रहे हैं फिर? क्या खेतों को बंजर रखना लोग पसंद कर रहे हैं? क्योंकि जितना पैसा लगा रहे हैं वो तो लागत निकल नहीं रही है। अब तो आधे से अधिक खेत बंजर हो चुके हैं और सामने वाले खेत बचे हैं। हमारे ही खेतों में कम से कम हमने ही नीचे से 10 खेत बंजर छोड़ दिए हैं अपनी। ऐसा ही सब लोगों ने किया है।
तो लगभग आधा गांव बंजर हो चुका आधा है। गांव बंजर हो चुका है। और कितना कुछ तो पलायन जगह- है आपके गांव से? हमारे गांव से भी हो ही चुका है लगभग, अब 10-15 परिवार बचे हुए। कितना थे मुआज पूरे? पहले तो 25-30 परिवार थे, हम्म। अब 10 ही बचे हैं, 10-15 परिवार बचे हैं हमारे गांव तो से। उनकी जमीन भी मतलब अब बंजर है, वो भी कितना कमाएंगे? हाँ, जितने गांव में लोग हैं करते हैं वो बेचारे, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है तो क्या करेंगे वो। हम्म। अब हम 5,000 रुपया हलिया को देते हैं, जी कमाई उससे कुछ हुई नहीं। जी। अच्छा, अभी कुछ पिछले 1 आध सालों से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में ट्रैक्टर भी पहुंच गए हैं। क्या आपके गांव में भी ट्रैक्टर पहुंचे हैं या फिर अभी भी आप लोग हलिया के माध्यम से ही बुआई कर रहे हैं? नहीं, हमारे गांव में भी ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। पिछली बार से लोग ट्रैक्टर से ही जुताई कर रहे हैं। जी। पर बरसात की खेती भी उसी से बोई, और गेहूं भी लगभग पहली बार भी उसी से बोया था। इस बार तो अब 3-4 ट्रैक्टर आ चुके हैं हमारे गांव। अच्छा, तो जब आई शुरू में ट्रैक्टर तो कहा जा रहा था कि ये तो पहाड़ के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है, भारी है, इनको एक खेत से दूसरे सीढ़ीदार खेतों में नहीं ले जाया जा सकता। तो कैसा अनुभव है आपका ट्रैक्टर का? 1-2 फसल आप बो चुके हैं। ट्रैक्टर को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ठीक है, वो आराम से उसको 2 आदमी उठा के नीचे रख लेते हैं। कोई भी मतलब उठा के ले जा सकता है, एक महिला भी उसे आराम से चला सकती है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हलिया से आराम है उसमें। क्या है उसका सिस्टम? कितना उसमें डीजल लगता है और कितना डीजल में कितनी बुआई हो जाती है? 1 घंटे में 1 लीटर पेट्रोल खा ही लेता है, और एक कम से कम हो, कुल मिला के बैलों से ज्यादा फायदा है उसमें। काफी ज्यादा फायदा। काफी ज्यादा मतलब फायदा। 4,000 जहाँ आप अपने खेतों में बुआई के लिए हलिया को देते थे, वहाँ वो काम आपका 1,000 रुपए में हो जाएगा। लेकिन उसको तो सुबह नुकसान कर दे रहा, 1000 से क्या करें, वो 1000 भी गए। तो ये जो ट्रैक्टर आया है इससे काफी उत्साह है ग्रामीणों में। ट्रैक्टर से काफी उत्साह है लोगों, तो क्योंकि उनको थोड़ा महिलाओं को आराम मिल गया उससे, महिलाओं को थोड़ा आराम मिल चुका है। बिल्कुल। तो वैसे तो पहाड़ों से बैलों की जो जोड़ियां थी वो एकदम ही पहले से ही खत्म हो चुकी थी। तो कहीं बची खुची जो होंगी वो भी ट्रैक्टर से वो भी खत्म हो जाएंगे अब देर से देर। तो जो रोजी रोटी हुआ करती थी वहाँ के दलित समुदाय की, तो वो सब उनकी कमाई का जरिया भी एक तरह से ट्रैक्टर के आने से चले जाएगा, उनका भी चले गया। पहले तो वो बेचारे आते थे तो 4,000 रुपया कमा लेते थे, अब उनका वो भी गया। बिल्कुल। तो वो लोग अब मजदूरी में चले जाएंगे। वो मजदूरी में चले जाएंगे। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गांव में चक्कियां भी आजकल अपने घर में ही चलाने वाली चक्कियां आ गई हैं। उसका क्या है सिनारियो, कुछ बताएं। आटा चक्की हर घर में होगी आजकल। अपने घर के लिए बढ़िया है, वो सस्ती भी है और सुविधाजनक भी है। अपने घर में गेहूं हुए जितने भी हुए 4-5 किलो पीस लो, उनको यूज करो, हो गया। तो ये सब्सिडी में मिले ये ट्रैक्टर और ये चक्की, आटा चक्की, या फिर आटा चक्की तो वैसे लिए सब्सिडी में भी समूह बना के समूह के माध्यम से मिले हैं ट्रैक्टर, और ये लिए लोगों ने आटा चक्की। वैसे आटा चक्की तो मार्केट में भी मिलती है, वो भी सस्ती मिलती है जी। तो ट्रैक्टर कितने में मिला सब्सिडी में? सब्सिडी में वैसे हमने 21,000 में मिला हमें जी। अब थोड़ा और कम हो गया, 19,000 में आ गया, 18,000 में आ गया। तो डीजल के लिए फिर आपको बाजार में, अपने लोकल बाजार में डीजल क्या पर्याप्त मिल जाता है या कमी किल्लत तो नहीं होती? नहीं, पेट्रोल काफी मिल जाता है, पेट्रोल पंप है हमारे। जी जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पलायन है, पहाड़ से पलायन मैदानों की तरफ हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी पलायन है कि जो सुदूर जो गांव है, जहां से बाजार दूर है, जहां से अच्छे स्कूल दूर हैं, प्राइवेट स्कूल, तो उसके लिए भी पलायन हो रहा है सुदूर गांव से छोटे कस्बे में। तो गंगोलीहाट कस्बे में कितना पलायन हुआ है आप आसपास के गांव से? आसपास के गांव से काफी लोग आ चुके हैं। तो ज्यादातर गांव तभी बंजर हुए हैं क्योंकि मार्केट में बच्चों को पढ़ाने के बहाने से सब लोग मार्केट में आ गए, और वहाँ गांव लगभग गांव खाली हो चुके हैं। जो आसपास के गांव है मार्केट में ही रहते हैं अपने बच्चों तो मतलब उनकी माँ बच्चे सब साथ में गांव में रहते हैं, इलाके में। माँ बच्चों के साथ हुए, और पापा तो किसी के होटल में काम करते हैं, कोई कहीं बाहर जॉब में हुए, तो वो मार्केट में रहते हैं। तो सभी का वही है मन में कि बच्चों को थोड़ा अच्छी शिक्षा मिल जाए। तो उनको लगता है कि प्राइवेट स्कूल थोड़ा सा बच्चा ठन के जाता है, थोड़ा टाई पहन के, और थोड़ा सा पढ़ाई और बेहतर मिलेगी उनको। पढ़ाई बेहतर मिलेगी अगर, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो टीचर होते हैं नहीं। प्राइमरी में एक टीचर हुआ, वही बेचारा मिड डे मील भी देखता है, और पढ़ाई जो करे वो मिड डे मील जो देखे। बाकी तमाम सरकारी आंकड़े भी उसी को देने होते हैं। हाँ, सब उसी की व्यवस्था सारी उसी की होती है। या तो उनकी मिड डे मील वाले किसी और को दिया जाता तो उससे वहाँ टीचर पढ़ाता, वो बेचारा पढ़ाई जो करे, खाना जो बनाए। तो ऐसा है कि गंगोलीहाट कस्बे में भी लगातार आबादी का दबाव बढ़ रहा है, और वहाँ पर भी जैसे किराए के कमरे क्या इतने उपलब्ध हो जाते हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल हो ही जाते हैं। अभी ज्यादा गांव में नजदीक के ही आ रहे हैं, दूर से तो नहीं आए जाते हैं उनको। अच्छा, आपकी नगर पंचायत है, आपकी जो ग्राम सभा थी पहले,
तो नगर पंचायत बनने के बाद क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? क्या लगा कि हाँ हम लोग भी कुछ शहरी अब हो गए हैं? नगर पंचायत बनने से हमें बहुत ही नुकसान हुआ, जी। क्योंकि जब पहले हम ग्राम सभा में थे अपनी ग्राम पंचायत में, कम से कम कुछ तो हमारा विकास होता था, कुछ काम मिलता था। नगर बनने से सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। अब तो नगर पंचायत से नगर पालिका बन चुकी है, फिर भी वहाँ न रास्ते हैं कहीं पे, न नालियां हैं, ले दे के अपने खास लोगों का काम हो जाता है, हो गया। तो बहुत फायदा नहीं हुआ इससे से, तो ग्राम सभा में हम सही थे। हम ग्राम सभा में सही थे। कुछ काम तो एटलीस्ट आता था, गांव के लोगों को कुछ काम मिलता होगा। हाँ, नरेगा से कुछ गांव के लोगों को काम मिल जाता था जी। तो अब तो कुछ ऐसा भी नहीं है, शहरी लोग हो गए हम वैसे कागजों में, लेकिन काम हमारा कुछ मिलता है नहीं। जी। अच्छा, वहाँ के लोगों का रोजगार का मुख्य साधन क्या है? एक तो पंडितों का गांव है तो कुछ लोग वृत्ति करते होंगे, लेकिन बाकी लोग रोजगार के लिए, आजीविका के लिए किस पर निर्भर हैं? आजीविका के लिए लोग नौकरी पे ही निर्भर हैं लगभग। कुछ लोग तो बाहर को चले गए, वो ऐसे जॉब बाहर करते हैं। कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, और कुछ ही पंडित हुए तो वो ठीक ही हुआ, उनका अपना ही। जी। तो कोविड के वक्त कितना खौफ था पहाड़ों में, और कितने लोग लौट के आए दिल्ली, मुंबई से, तमाम बड़े शहरों से, और क्या कोई अफरा तफरी का जैसा माहौल था उस वक्त गांव में? और ऐसा लग रहा था कि ये लोग अब गांव में ही टिकेंगे, इनके लिए कुछ रोजगार यहाँ पे जनरेट होगा? हमारे गांव में तो कोई नहीं आया। कोविड के समय में भी कोई नहीं आया, अभी भी वही है कंडीशन। कहीं आए थे और गांव में, लेकिन अफरा तफरी तो नहीं थी। कुछ समय रहे बेचारे, कुछ लोग तो अब गांव में ही बस गए। अच्छा, कुछ बस गए? कुछ बस गए हैं, कुछ तो दोबारा चले गए, जी। क्योंकि पहाड़ में कुछ रोजगार तो हुआ नहीं, उन लोगों को बाहर ही जाना हुआ। अच्छा, इस बार हम देख रहे हैं कि जो तपिश है गर्मी की, उसकी तपिश जो है वो पहाड़ों तक पहुंची है। क्या ऐसा है कि गर्मी बढ़ गई है पहाड़ों में पहले की बनिस्बत? पहले की अपेक्षा काफी गर्म था। इस बार तो बारिश भी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो तब भी गर्मी हुई, और पहाड़ों में भी गर्मी थी। इस बार काफी गर्मी थी। मतलब लोग पंखे और फ्रिज भी लेने लगे हैं कुछ कुछ गाँव में। हाँ, क्यों नहीं लेने लग गए, क्योंकि गर्मी काफी हुई थी, तो मार्केट में तो लगभग पंखे और फ्रिज चले ही थे। तो जंगलों में आग का सिलसिला क्या जारी था, या इस बार कुछ कम? इस बार कम था, क्योंकि उस समय बारिश हुई थी। उसके बाद फिर बरसात में तो कहाँ आग लगती है, गर्मी में ही आग लगने वाली। तो अभी असौज बिल्कुल लग गया है, अपने पीक पे है शायद आजकल। तो क्या क्या चल रहा है असौज में? क्या क्या किस किस तरह का काम हो रहा है? असौज में तो वो पहाड़ों में फुर्सत नहीं होती है। हाँ। क्योंकि फसल भी उस समय होती है, और घास वास काटना सब असौज में ही होता है, तो इसलिए आजकल आदमियों को फुर्सत नहीं है। थोड़ा बताएं क्या शेड्यूल रहता है, कितने बजे महिलाएं जो है वो घरों से निकल जाती हैं खेतों के लिए? महिलाएं, कोई महिलाएं तो 8 बजे निकल जाती हैं, 8:30, 7 बजे भी, कहीं कहीं तो 7 बजे निकल जाती हैं, और वही शाम को 5, 5:30, 6 बजे घर पहुंचती। महिलाओं को पहाड़ में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, तो उनको ही। तो एक तो है कि घास काटने का काम तो है ही है, घास है, आपका मडवे मदिरे का पराल वगैरह है। तो फसल अगर कम हुई है तो फिर उसको चूटने चाटने का काम भी कम हो गया होगा फिर? फसल चूटने का तो कम हुआ, लेकिन सुअर ने जो बो रखी है वो फसल, तो खेत तो खाली करना ही हुआ, काम तो उतना ही हुआ, ज्यादा जो बढ़ गया। पहले तो फसल होती थी तो उत्साह से काटता था। अब तो ये है कि टूटी टाटी इकट्ठा करना, हाँ, मतलब खेत तो खाली करना है, क्योंकि अगली और बोना है उसमें जी। तो इसलिए काम तो उनके लिए अब और ज्यादा हो गया, डबल मेहनत पड़ गई उनको। आपका गांव चारों तरफ से एक तरह से जंगलों से घिरा है, इतना बाघ का कुछ आतंक है क्या वहाँ पर? 4 बजे से वहाँ बाघ दिखने लग जाता है, शाम को 4 बजे से बाघ। वैसे अटैक तो कुछ नहीं किया, लेकिन 4 बजे से अपना घूमने लग जाता खेतों में। तो क्या पहले भी था इस तरह का, या पहले जंगल उतना नहीं था घना, अब जंगल घना हो गया है, तो अब ज्यादा बाघ हो। मतलब जंगलों में अब लोगों की आवाजाही कम हो गई है जंगलों में। हाँ। तो इस वजह से पिरुल है, बिछावन की पत्तियां हैं, उसका ढेर लग गया है, पेड़ खूब बड़े हो रहे हैं, बहुत झाड़ियां हो गई हैं, तो इस वजह से ये है कि जंगली जानवर भी ज्यादा हो गए हैं। हाँ, झाड़ियां को ज्यादा, एक तो अब गांव में कोई पलायन हो गया, जानवर होते पहले, जंगली जानवरों को भी जानवर मिल जाते थे, गाय बच्चियां जंगल में चरने जाती थी। हाँ। अब वो सब बंद हो गया है, तो बाघ ने घर ही में आना हुआ। तो क्या घर से कुत्ते या गाय बकरियों को ले जाने के कुछ मामले आए हैं क्या सामने? कुत्ते तो वैसे इंसानों में ही अटैक कर रहा है। वो परसों ही कुंजनपुर वार्ड में एक बच्चे पे अटैक किया था सुबह 6 बजे। वो तो जरा पड़ोसी लोग बाहर थे तो बच गया, नहीं तो उसे उठा के ले जाता। कुंजनपुर में ही किया था। और सिमलकोट में एक महिला पे झपटा था। भेरीनाग में एक बच्चे को उठा के ले गया, 6 साल की बच्ची को। तो ये बाघ आदमखोर है या आदमखोर बन गया है? अब आदमखोर, क्योंकि उनको कुछ जंगल में मिलता है नहीं, शिकारियों ने जानवर और मार खा लिए उन्होंने। वैसे चराने को कोई जंगली ले नहीं जाता है जंगल में चराने को।
गाय बकरियां पहले जाती थी तो थोड़ा बहुत बाघ उनको मार के गांव से थोड़ा आबादी से दूर रहता था। अब लेकिन आबादी में आबादी में कोई जाता है नहीं, तो आबादी में ही आना है। तो पूरा लब्बो लुआब अगर निकालें पूरी चर्चा का तो काफी रिस्क है पहाड़ों में रहना इस वक्त पे, है ना। और न फसल ठीक से मिल पा रही है, बंदरों का आतंक अलग है, मेहनत पूरी लग रही है। चलते चलते थोड़ा सा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बताएंगे कि क्या हाल है गंगोली हाट का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। क्या प्रॉपर डॉक्टर वहाँ पे 2-4 डॉक्टर हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड क्या हो जाता है वहाँ पर, या फिर केवल पिथौरागढ़ या हल्द्वानी दौड़ना पड़ता है? अरे वहाँ छोटे छोटे वो करने के लिए भी पिथौरागढ़ जाना पड़ता है, या सीधे हल्द्वानी को रेफर कर देते हैं। वहाँ पे इतनी सुविधाएं कुछ नहीं है। अभी हाल ही में परसों ही एक्सरे मशीन परसों सही हुई है, वहाँ एक्सरे वाला परसों आया है। वो भी जब नेताओं से बहुत बार विनती करी तब जाके कहीं जागरूक लोगों की वजह से वो एक्सरे वाला है, नहीं तो वहाँ कुछ नहीं है। तो गर्भवती महिलाएं अगर हैं तो क्या उनको अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पाती है? नहीं, उनको पिथौरागढ़ ही जाना पड़ता है। अच्छा, तो कितने डॉक्टर हैं वहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? डॉक्टर तो तीन या 4 है। वो मतलब स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, या किस तरह के सर्जन वगैरह कुछ हैं? नहीं, सर्जन शायद एक तो सर्जन है और 2-3 वही है नॉर्मल। बाकी आंखों के दांतों के डॉक्टर, ये इस तरह के? आंख दांत वाला तो है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं वहाँ पर। और अक्सर हम देखते हैं कि पहाड़ों में हाथ पैर टूटने के या फ्रैक्चर होने के केस भी काफी आते हैं, तो क्या ये फैसिलिटी मिल पाती है प्रॉपर? नहीं, उसके लिए तो सीधे पिथौरागढ़ ही जाना पड़ता है या फिर हल्द्वानी रेफर किया जाता है। अच्छा, और वहाँ अगर करा भी दिया तो हड्डी जुड़ेगी ही, इसके बाद कोई भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है। ऐसे कोई केस आए हैं मामले इस तरह के? इस तरह के मामले लगभग आ ही जाते हैं हड्डियां टूटने के, और उनको रेफर ही किया जाता है। कि किसी का कच्चा प्लास्टर किया भी तो वहाँ जुड़ता है नहीं। तो बड़ी दुखद स्थिति है पहाड़ों की। हमारी आबो हवा के लिए जो जाने जाते हैं, हमारे खूबसूरत पहाड़ और अच्छी फसलों के लिए जाने जाते थे, अब वो जंगली सुअर के लिए, बंदरों के लिए, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरह से बड़ा संकट है। हम कह रहे हैं कि पलायन रोकें, लेकिन वो योजनाएं तमाम सारी धरातल तक पहुंचे, वो भी एक जरूरी है। अभी सरकार ने पिरूल प्लांट को लेकर काफी कुछ सब्सिडी वगैरह दी है। क्या वहां पर किसी ने पिरूल प्लांट लगाया अभी? नहीं, अभी तो किसी ने नहीं लगाया, किसी को जानकारी भी नहीं है। इसके अलावा जैसे मौन पालन है, बहुत सारी छोटे मोटे उद्योगों के लिए सरकार ने बहुत सारी लोन सब्सिडी वगैरह दी है। क्या इस तरह की कोई पहल वहाँ हुई है? नहीं हुई, अभी वहाँ कोई नहीं है। सरकार एक बार गांव में अगर शिविर लगाती तो लोगों को पता चलता। जानकारी का भी अभाव हुआ तो लोग। अच्छा, जानकारी का अभाव है। सरकार की जो योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं की जानकारी वहाँ तक पहुँच पाती है? वो प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है ना। अगर सूचनाओं के लिए क्या माध्यम है आपके पास में? आप किस तरह से सूचनाएं ले पाते हैं? मोबाइल तो आजकल सभी के पास है, तो क्या मोबाइल ही एक माध्यम है? मोबाइल है, और ये हुए समाचार पत्र, अखबार। रेडियो वगैरह क्या सुनते हैं गाँव में अभी लोग? गांव में तो अब बहुत कम हो गया सब मोबाइल की वजह से, नहीं तो पहले रेडियो ही सुनते थे। तो कमल किशोर जी, बहुत सारी जानकारी आपने पहाड़ की दी और बहुत कीमती वक्त अपना हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। आपका बहुत शुक्रिया अदा हम करेंगे। चलते चलते कोई संदेश, कोई मैसेज आपका हो, तमाम जो पहाड़ के लोग हल्द्वानी में बस गए हैं उनके लिए कोई संदेश हो आपका? उनके लिए यही संदेश है, असौच का महीना आया है, एक बार गाँव में आके फसल समेटने में मदद करें हमारी। और केवल फसल ले जाने के लिए ही ना आए है ना? हाँ। इस बार तो हमने देखा कि जो पहाड़ की गाड़ियां थी, पेटियां भर भर के काफल जो है वो हल्द्वानी पहुंचाए गए हैं। खूब काफल हुए इस बार जंगलों में। इस बार तो लोगों ने खूब, तो गाड़ी वाले परेशान थे कि मतलब रोज कुछ न कुछ पेटियां जो है वो छतों में लदी थी। तो असौच की बात भी यही हाल होता है। असौच की बात भी यही होता है, कोई ककड़ियां पहुंचा रहा है, कोई कुछ पहुंचा रहा है। बिल्कुल। तो आपका संदेश है कि थोड़ा सा सिमोरने के लिए भी इसको थोड़ा मदद करें, लोगों की मदद करें। बाकी और क्या सरकारों के लिए क्या सुझाव आपके हैं? क्या वाकई योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं? क्या उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? सरकार के लिए यही है कि जो भी काम करें धरातल पे पहुंचे, उसे वो नेताओं तक ही न सीमित रहे। यही है, गाँव में शिविर लगाए, जागरूकता शिविर लगेंगे तो आदमियों को जानकारी मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया कमल किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। धन्यवाद।
तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात पहाड़ की, और पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट कस्बे के कमल किशोर उप्रेती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। चौड़ियार गांव के वो हैं और बहुत सारी जानकारी उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर दी है। ये पहाड़ का नया हाल है, नए हालचाल हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो, कोई सुझाव आपके हों, कोई क्वेरीज आपकी हों, तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपकी फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।